हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडीओ के सेट सॉल्यूशन में 51 से सेट सॉल्यूशन देखेंगे। 51 इसके पिछले वाले जो वीडियो था उसमें हम लोग साइंस के ध्यान में रखते हुए सेट सॉल्यूशन दिया गया था। उसके ही 3 दिन बाद आगे का आपको सेट सॉल्यूशन दिया जाएगा 51 से जो क्वेश्चन है वो जीके का क्वेश्चन है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल ये सभी प्रश्न आएंगे। तो आज हम लोग 51 से इस वीडियो में देखेंगे। चलिए तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न में लिखा गया है कि सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए। तो हम लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस और सुभाष चंद्र बोस कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से कैसे रिलेटेड था। आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। 1885 में हुआ था। बाकी इसके बारे में हम डिटेल नहीं करते हैं। सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस से जो रिलेटेड है उसके डिटेल को देखते हैं। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। 23 जनवरी 1897 को। और इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक दिवस मनाया जाता है। उस दिवस का नाम है पराक्रम दिवस। तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस में पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कैसे रिलेटेड थे, तो इन्होंने टोटल कांग्रेस के कुल जो अधिवेशन हुआ है वो टोटल 56 हुआ है। और कुल 56 अधिवेशन में से 1938 का अधिवेशन का अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा और 1939 के अधिवेशन की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अब 1938 के अधिवेशन की अध्यक्षता के बारे में देखेंगे। 1938 के अधिवेशन की अध्यक्षता हरिपुरा गुजरात, जो गुजरात में पड़ता है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस, SCB का मतलब सुभाष चंद्र बोस। और इसमें 38 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता में इन्होंने निर्विरोध जीते थे। ये आप बात को याद रखिएगा, कैसे जीते थे, तो निर्विरोध इस पद पर सुभाष चंद्र बोस जीते थे। 1938 के अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ हुआ था पहले देखेंगे, त्रिपुरी में। और त्रिपुरी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए थोड़ा सा कहानी समझ लेते हैं। इस अध्यक्ष पद में महात्मा गांधी की तरफ से एक उम्मीदवार के तौर पर पटाभी सीतारामैया को खड़ा किया गया था। और एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस। अब अंततः जब ये दोनों में चुनाव होता है तो सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं और इनको अध्यक्ष पद मिलता है। तो त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष पद किनको मिला, सुभाष चंद्र बोस को। और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष भी कौन बने थे, सुभाष चंद्र बोस। अतः हम लोग को पता चल गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस ने 2 बार अध्यक्ष पद उनको मिला। लेकिन इसमें एक कहानी है कि आगे जब समय बीतता गया तो महात्मा गांधी की तरफ से दबाव बनाया गया और सुभाष चंद्र बोस ने इस दबाव के कारण अध्यक्ष पद को त्याग दिया। यानी त्रिपुरी वाले में सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ के अध्यक्ष पद से त्याग देते हैं। और त्याग के बाद अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिलता है। किसके मिलता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको ये बात आपको देखने को मिला कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म और कैसे त्रिपुरी अधिवेशन के हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता किए, फिर त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्षता किए। अब हम लोग सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कुछ और भी बातें जान लेते हैं। जैसे जब ये त्याग पत्र दिए थे तो त्याग पत्र के बाद 1939 में कांग्रेस के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था 1939 में। फिर हम लोग आगे देखेंगे 1939 के बाद सुभाष चंद्र बोस से जो इम्पोर्टेंट डेट है 1941 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुँचे थे। और यहाँ पे जर्मनी के कौन मंत्रालय से सहायता से, प्रश्न कभी पूछता है, तो विदेश मंत्रालय की सहायता से, ये आपको ध्यान में रखना है। विदेश मंत्रालय की सहायता से अस्थायी सरकार का स्थापना करते हैं। विदेश मंत्रालय की सहायता से द फ्री इंडिया लीजन का गठन करते हैं। अब ये द फ्री इंडिया लीजन क्या है, तो ये एक सैन्य संगठन था। इसमें 10,000 भारतीय युद्ध बंधकों से
बना था। अभी युद्ध बंधक कहाँ से 10,000 भारतीय सैनिक युद्ध बंधक बनाया गया था? तो उत्तरी अफ्रीका में पकड़े गए थे सब, उत्तरी अफ्रीका में। उन्हीं को लेके जर्मनी के विदेश मंत्रालय की सहायता से द फ्री इंडिया लीजन का गठन करते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो 1939 में फॉरवर्ड लॉ का स्थापना होता है। 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में विदेश मंत्रालय की सहायता से द फ्री इंडिया लीजन का स्थापना करते हैं, जिसमें 10,000 भारतीय युद्ध बंधकों को शामिल करते हैं और एक उत्तरी अफ्रीका में पकड़े गया था बंधक था। उसके बाद 1941 के बाद इनके आगे का कहानी में आपको ध्यान में रखना है। 21 अक्टूबर 1943 और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में, कहाँ? सिंगापुर में अस्थायी सरकार का स्थापना करते हैं। अस्थायी सरकार का स्थापना करते हैं। और इस अस्थायी सरकार की स्थापना करने में समर्थन देश कौन था? समर्थन देश में था जापान और जर्मनी। तो ये प्रश्न कभी कभी पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पे अस्थायी सरकार का स्थापना किए थे? तो सिंगापुर में। कहाँ? तो सिंगापुर में। और दूसरा प्रश्न पूछता है कि अस्थायी सरकार की स्थापना में कौन से दो देश ने सुभाष चंद्र बोस को सहयोग किया था? तो जापान और जर्मनी। तो आपको इतना बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 1943 के बाद एक पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है। 1943 में का ही वो घटना है जब जापान सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार सौंप देता है। देता है। तो कुछ नाम चेंज होते हैं, तो आपको याद रखना है। और वो नाम याद रखना है कि अंडमान का नाम शहीद द्वीप होता है, शहीद द्वीप। और ये प्रश्न एक बार बीपीएससी में पूछ चुका है। अंडमान का नाम शहीद द्वीप होता है और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा जाता है। स्वराज द्वीप रखा जाता है। तो अंडमान का नाम शहीद द्वीप और स्वराज का नाम निकोबार, यानी निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा जाता है। उसके बाद आगे और देखेंगे, इनका एक और कहानियाँ है अक्टूबर 1943 का। अब देखो इनको कैसे डेट से समराइज किए। सबसे पहले जन्म हुआ, कांग्रेस के बीच में रिलेशन क्या था, फिर 1939 में अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, फिर 1939 में फॉरवर्ड लॉ का स्थापना, 41 में ये जर्मनी पहुंचते हैं और वहाँ के विदेश मंत्रालय की सहायता से द फ्री इंडिया लीजन का स्थापना करते हैं। फिर 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी सरकार का स्थापना करते हैं। फिर 1943 में ही जापान ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार सौंप देता है। तो अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा जाता है। अक्टूबर 1943 में, अब बात याद रखिएगा, अक्टूबर 1943 समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग बैक जाते हैं और एक टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा, आज़ाद हिंद फौज। क्योंकि आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस से बहुत ज़्यादा क्लोज है। आज़ाद हिंद फौज। अब आज़ाद हिंद फौज का जब भी चर्चा आता है तो सुभाष चंद्र बोस का नाम जरूर आएगा। लेकिन आज़ाद हिंद फौज का जो सबसे पहला जो विचार वो किसके दिमाग में आया था? तो कैप्टन मोहन सिंह। और इनका संस्थापक कौन थे? स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रास बिहारी बोस के द्वारा स्थापना किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस को जोड़ते हैं। क्या हुआ कि अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनते हैं। सर्वोच्च सेनापति। तो कभी प्रश्न पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति कब बनते हैं? तो अक्टूबर 1943 में। और जब ये सर्वोच्च सेनापति बनते हैं तो आज़ाद हिंद फौज के अंदर 3 ब्रिगेड का स्थापना करते हैं। कितने ब्रिगेड? 3 ब्रिगेड। और वो 3 ब्रिगेड कौन कौन होते हैं? तो एक होते हैं गांधी, दूसरा नेहरू और तीसरा सुभाष। तो ये 3 ब्रिगेड शामिल करते हैं। और एक महिलाएं के लिए एक ब्रिगेड बनाते हैं, लक्ष्मी बाई रेजिमेंट। तो आपने 1943 के बारे में देख लिए। अब आपको और भी कुछ अगर जानना हो सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो जो आपको ध्यान में रखना है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया बुक का नाम थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम आपको इतना करवा दिए।
अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने। तो जाहिर सी बात है कि आप इस प्रश्न का आप उत्तर दे पाए होंगे 2 बार। कब कब? तो 1938 में और 1939 में। 38 में हरिपुरा अधिवेशन और 39 में त्रिपुरी अधिवेशन। 2 बार अध्यक्ष पद इनको मिला था, लेकिन त्रिपुरी के अध्यक्ष पद में बाद में त्यागपत्र देते हैं और इन अध्यक्ष पद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा फिर निर्वहन किया जाता है। समय के साथ फिर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना होता है। फिर 41 में वो जर्मनी के जाते हैं और विदेश मंत्रालय की सहायता से फ्री इंडिया लीजन पार्टी की स्थापना करते हैं। 1939 देखो सब डेट एक बार समराइज कर देते हैं। 1941 हो गया, फिर 1943 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट इनके लिए रहा। तो अभी आपने सुभाष चंद्र बोस के बारे में इतना सारा बात देख ली है। जो भी स्टूडेंट सेट सॉल्यूशन को देखते हैं उनको लिखना बहुत ज़रूरी है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी टॉपिक आएगा उस टॉपिक को इतने अच्छे से डिटेल करेंगे कि आप लगभग उस टॉपिक से निश्चिंत हो सकते हैं कि जब भी प्रश्न आएगा तो ज़रूर बन जाएगा। कहीं चाहे किसी तरह का भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम में आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर इतना बात याद रखते हैं हमेशा के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रश्न में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न जनरली राज्यपाल से है, तो हम लोग चलिए इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। राज्यपाल, तो राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद के बारे में है, तो हम राज्यपाल से संबंधित जितना भी अनुच्छेद है सबका चर्चा कर देते हैं। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद आपको ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहले कि राज्यपाल का पद कहाँ से लाया गया है, तो कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से राज्यपाल का पद कहाँ के संविधान से लाया गया है, तो कनाडा के संविधान से। और इससे संबंधित अब सभी हम लोग अनुच्छेद देखते हैं। उसका ट्रिक है रकानी कायो सस। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। रा से राज्यपाल होगा 153। उसके बाद रा का से 154 नंबर का अनुच्छेद आपको याद होगा। अच्छा, राज्यपाल आपको पता है 153 से शुरू होता है, तो 153 से शुरू किए हैं, तो अनुच्छेद नंबर 153 याद होगा, 154 याद होगा, फिर 155 याद होगा आपको, फिर 156 याद होगा, फिर 157, फिर सा से 158 और इस सा से 159 आपको याद होने वाला है। और 1-2 अनुच्छेद और हम आपको लगे हाथ करवा देंगे, 160 भी और 161 भी। चलिए अब 153 यानी रा यानी 153, और इस 153 में लिखा गया है राज्यपाल का पद। राज्यपाल का एक पद होगा 153 में, राज्यपाल का पद। रा के बाद का यानी 154, और इसका मतलब होता है कार्यकारी प्रधान, यानी राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रधान होगा। कार्यकारी यानी कार्यकारी प्रधान होगा, यानी जो भी काम किया जाएगा वो राज्यपाल के नाम पर किया जाएगा, लेकिन उसका मेन जो व्यक्ति होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे भी आपको पता है नाम मात्र का प्रधान होते हैं, वास्तविक प्रधान तो मुख्यमंत्री होते हैं। तो रा का नी, तो 155 में नी फॉर नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति। और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो रा का नी, फिर का, तो इस अनुच्छेद नंबर कितना हो जाएगा 156, और इसमें हो जाएगा कार्यकाल। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो ये होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न। तो 156 के बाद राकानी देख लो आप यहाँ से चल, राकानी का योग, तो योग हो जाएगा राकानी का योग। 156 के बाद 157, और 157 में हो जाएगा योग्यता। राज्यपाल की योग्यता क्या है, तो 35 वर्ष होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए, इंडिया के नागरिक होना चाहिए। दूसरा, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, और एक जो याद रखना कि राज्य विधानसभा के सदस्य बनने का योग होना चाहिए। तो 157 हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे राकानी का यो सस यानी स, और 158 यानी शर्त। तो 158 हो गया राकानी कायो सस। अब उसके बाद 159 यानी स,
159 जिसमें है राज्यपाल का शपथ। तो राज्यपाल का शपथ क्या रहता है? तो संबंधित राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आपको ये ध्यान में रखना है। तो राकानी कायो सस। अब एक दो अनुच्छेद और हम बोले थे, तो 160 नंबर भी देख लेते हैं। 160 में है कि राज्यपाल का पद रिक्त होगा तो उनके कार्यों का निर्वहन। फिर 161 में क्या है? तो 161 में है राज्यपाल का क्षमा शक्ति। और आपको एक बात आपको इसमें याद रखना है कि राज्यपाल मृत्युदंड को कभी भी क्षमा नहीं कर सकता है। राज्यपाल के पास क्षमा करने की शक्ति है, लेकिन मृत्युदंड को कभी भी क्षमा नहीं कर सकता है। और दूसरा, कोर्ट मार्शल द्वारा सुनाए गए फैसले को कोर्ट मार्शल फैसले को भी बदल नहीं सकता है, यानी क्षमा नहीं कर सकता। तो आपको अभी तक पता चल गया कि राज्यपाल से संबंधित सभी अनुच्छेद। अब अगर राज्यपाल के बारे में दो तरीक़ा से डिटेल करना होता है, एक तो संबंधित अनुच्छेद और फिर उसके बाद राज्यपाल की शक्तियाँ, जैसे विधायी शक्ति क्या है, कार्यकारी शक्ति क्या है, नियुक्ति संबंधी इनकी शक्ति क्या है। तो वो सभी शक्तियाँ कभी हम लोग अगले बार देखेंगे। अभी हम लोग सभी अनुच्छेद देख लिए। आप जो यहाँ पे देखें और जो भी देखते हैं लिखिए ज़रूर। अब हम इस प्रश्न को डिटेल करना शुरू करते हैं। लिखा गया 156 में राज्यपाल की पदावधि, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, जो गलत है वो ढूंढना है। तो 156 में राज्यपाल की पदावधि देखो। 156 में कार्यवाल यानी राज्यपाल की पदावधि यानी कितना है राष्ट्रपति के पास। 153 में राज्यपाल का कार्यालय यानी 153 में देख लो राज्यपाल का कार्यालय यानी राज्यपाल का पद, तो ये भी सही है। 154 में राज्यपाल कार्यकारी प्रधान होगा यानी 154 में कार्यकारी प्रधान, तो ये भी सही है। 155 में राज्यपाल को हटाना नहीं, 155 में क्या है नियुक्ति, तो यही गलत है, तो डी इज राइट आंसर। चलिए, तो अभी हम लोग दो प्रश्न देख चुके हैं। अब आते हैं हम लोग 153 में। लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती है। अब चलिए हम लोग इसका डिटेल देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती के बारे में आपको ध्यान में क्या क्या रखना है, वो हम सभी चीज़ का चर्चा अभी हम इसमें आपको कर देंगे। चलिए, तो दयानंद सरस्वती, इनका जो मूल नाम था, यानी मूल नाम या कभी कभी बोलता है बचपन का नाम, तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। इनका एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है, गुरु का नाम। इनका गुरु का नाम क्या था? तो इनका गुरु का नाम था विरजानंद, यानी ऐसे लिख लो स्वामी विरजानंद। तो स्वामी विरजानंद इनका गुरु का नाम हो गया, इनका मूल नाम हो गया। इन्होंने एक हरिद्वार में, कहाँ? हरिद्वार में पाखंड खंडनी पटाखा फहराए थे। पाखंड खंडनी पताका। और एक कब फहराए थे? तो 1867 में। तो हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका को फहराए थे, लहराया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना, कभी कभी पूछता है कि पाखंड खंडनी पताका किसके द्वारा फहराया गया? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। कहाँ पे फहराया गया? तो हरिद्वार में फहराया गया। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है, इनके द्वारा एक किताब लिखा गया था सत्यार्थ प्रकाश। कौन सा किताब? सत्यार्थ, जो प्रश्न भी था सत्यार्थ प्रकाश। और सत्यार्थ प्रकाश का जो संपादन हुआ वो 1874 में हुआ। और इसका जो भाषा था वो क्या था? तो हिंदी था, इसका भाषा हिंदी था। और 74 के बाद आगे 1875 में इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया। क्या? आर्य समाज का स्थापना किए। तो दयानंद सरस्वती का मूल शंकर था, गुरु का नाम स्वामी विरजानंद था। हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका का ध्वज फहराए थे 1867 में, फिर 74 में सत्यार्थ प्रकाश और 75 में आर्य समाज। अब दयानंद सरस्वती के बारे में एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि स्वराज शब्द के सबसे पहला प्रयोग, स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किए थे। तो आपको याद रखना है स्वराज शब्द का पहला प्रयोग। अब स्वराज शब्द आया है या फिर चलिए इतना डिटेल सफिशिएंट है। तो दयानंद सरस्वती हो गया। आगे देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न में लिखा गया है कि भारत के निम्न नदी में कौन सी नदी अमरकंटक से निकलता है? बिहार के निम्न नदी में कौन सी नदी अमरकंटक से निकलता है? तो अमरकंटक से सोन नदी निकलता है। अब इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग बिहार में जो भी नदी
फ्लो करती है, बहती है, वो सभी नदी के बारे में देख लेंगे। और इससे आपको कन्फर्म बिहार के सभी नदियाँ लगभग आपको याद हो जाएगा। तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ये बिहार का मोटा मोटी हम आपको मैप दिखा रहे हैं, और इस मैप में जो डिटेल होगा वो एग्जैक्ट डिटेल नहीं होगा। तो आप इसको, ये जो नदी है वो गंगा नदी है। गंगा नदी के बारे में बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है और कटिहार से कटिहार भागलपुर होते हुए बाहर निकल जाती है। तो चलिए इस नदी के बारे में हम लोग अब देखेंगे। सबसे पहले एक नदी आके मिलता है, एक नदी है जिसका नाम है घग्गर, एक नदी है जिसका नाम है गंडक। तो घग्गर नदी, गंडक नदी। उसके बाद एक नदी है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। और बूढ़ी गंडक में एक नदी आके मिलता है बागमती नदी। फिर एक नदी कमला है, और कमला नदी है, और कमला, और एक है कोसी नदी। तो कोसी नदी में कमला नदी आके मिलता है, और कोसी नदी फिर गंगा में मिलता है। फिर उसके बाद एक नदी है महानंदा नदी। नीचे से एक नदी है जिस नदी का नाम है कर्मनासा नदी। फिर कर्मनासा के बाद एक है नदी सोन नदी। सोन के बाद है पुनपुन नदी। पुनपुन के बाद है फल्गु नदी। फल्गु के बाद एक नदी है क्यूल नदी, और लास्ट में अजय नदी। तो सभी हम का नाम लिख देते हैं। सबसे पहले है घग्गर यानी जी फॉर घग्गर, जी फॉर गंडक। फिर है उसके बाद बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक में आके कौन मिल रहा है? तो बागमती नदी। और उसके बाद बागमती के बाद कमला, कमला के बाद कोसी, और कोसी के बाद महानंदा। तो ऊपर का जो ट्रिक बना जी बी के एम, तो ये बात आपको ऊपर का ट्रिक बन गया। जी बी के एम आपको एक क्रम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब नीचे के नदी का नाम लिख देते हैं। ये है कर्मनासा नदी। उसके बाद है सोन नदी। उसके बाद है फल्गु नदी। फल्गु के बाद सोन के बाद पुनपुन नदी। सोन के बाद पुनपुन नदी। पुनपुन के बाद फल्गु नदी। फल्गु के बाद क्यूल नदी, और उसके बाद अजय नदी। तो ये सभी नदी को आप देख लिया। अब एक लोकेशन से तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको इस डायग्राम के माध्यम से आपको एक चीज़ याद हो गया, क्रम हमेशा आपको ध्यान में रखना है। लेकिन हम सभी नदी की डिटेल भी करते हैं। सबसे पहले जो नदी आया उस नदी का है नाम घग्गर नदी। घग्गर नदी के बारे में हम आपको बताते हैं कि घग्गर नदी गंगा में कहाँ मिलता है? तो छपरा में गंगा में कहाँ मिलता है? तो छपरा में। उसके बाद है गंडक नदी। गंडक नदी गंगा में कहाँ मिलता है? तो सोनपुर में। और गंडक नदी में पर ही एक गंडक नदी से ही एक नहर बनाया है, त्रिवेणी नहर। तो वो देखेंगे गंडक। उसके बाद बूढ़ी गंडक गंगा में कहाँ मिलता है? तो जमालपुर। गंगा में कहाँ मिलता है? गंगा में तो जमालपुर कौन सा जिला में पड़ता है? तो खगड़िया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है बागमती नदी गंगा में ना मिलके बूढ़ी गंडक में मिलता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। डायग्राम में भी थोड़ा सा दिख ही रहा है। उसके बाद है कमला गंगा में ना मिलके गंगा में नहीं मिलता है, और बागमती भी गंगा में नहीं मिलता है, एक कोसी में मिलता है। उसके बाद कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलता है? तो गंगा में मिलता है कुरुसेला कहाँ है? तो कटिहार। तो कुरुसेला कटिहार में मिलता है। उसके बाद महानंदा नदी, अंतिम नदी महानंदा नदी, तो एक बाहर गंगा में मिलता है बिहार के। उसके बाद नीचे का नदी देख लेंगे, कर्मनासा नदी ये बिहार के बक्सर से प्रवेश करके गंगा में मिल जाता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सोन नदी। अच्छा, ये गंगा में कहाँ मिलता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कर्मनासा नदी गंगा में कहाँ मिलता है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, नहीं तो हम लास्ट में वीडियो का जवाब देंगे। तो कर्मनासा गंगा में कहाँ मिलता है? सोन नदी गंगा में कहाँ मिलता है? तो सोन नदी गंगा में मिलता है पटना, और पटना में भी अगर कभी डिटेल पूछ लें तो मन्नेर के पास। चलिए सोन नदी हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे पुन नदी। सोन नदी के बाद हम लोग देखेंगे पुनपुन नदी। पुनपुन नदी कहाँ मिलता है? तो गंगा में फतुहा। कहाँ? फतुहा के पास मिलता है।
उसके बाद फल्गु नदी देख लेंगे। फल्गु नदी गंगा में कहाँ पे मिलता है? तो पटना में। और ऐसे कहा जाता है कि फल्गु नदी गंगा में नहीं मिलता है, बल्कि गंगा नदी में मिलने से पहले ही ये विलुप्त हो जाता है। पर अगर आपसे कभी पूछे कि फल्गु नदी कहाँ मिलता है, तो पटना में। फिर उसके बाद देखेंगे क्यूल नदी गंगा में कहाँ मिलता है? तो लखीसराय जिला में। कहाँ? लखीसराय। तो लखीसराय में। ये आपको इतना ध्यान में रखना है। अगर आप सभी बात को नोट कर रहे होंगे तो इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं करना है बिहार के नदियों के बारे में। हाँ, अगर आपको कभी कुछ याद करना है तो फिर इन सब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एक वीडियो जब कभी आएगा तो हम उसका उद्गम स्थल भी देखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन जोड़ी सही नहीं है? तो लिखा शेरशाह सूरी समस्तीपुर में, यही गलत है। जो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में है। सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। और एक किस शैली में बना है, ये आपको जवाब देना है। जो मकबरा है, मकबरा वो किस शैली में बना है? तो इंडो इस्लामिक शैली, इंडो इस्लामिक शैली में बना हुआ है। अष्ट आकार का है, चारों तरफ तालाब है और बीच में मकबरा है। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अध्यक्ष थे, सही था। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में, सही है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा का स्थापना, सही है। थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे पटना से संबंधित। पटना उच्च न्यायालय का तो स्थापना 1916 में हुआ है। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पटना कॉलेज का स्थापना। पटना कॉलेज ये पिछले साल के बीपीएससी में 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था, पटना कॉलेज का स्थापना। तो इसका आंसर 1863 दिया गया था बीपीएससी के द्वारा। और अगर आपसे पूछे पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ है, तो 1917 में। पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना 1917 में, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? भारत की राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो चलिए देख लेते हैं। राज्यपाल की भी करता है, प्रधानमंत्री का भी करता है, मुख्य निर्वाचन का भी करता है, उपराष्ट्रपति का नहीं। तो डी इज राइट आंसर। अब हम लोग इस प्रश्न के जो माध्यम से डिटेल होगा वो होगा राष्ट्रपति के द्वारा जितना भी सभी पोस्ट है सबका नियुक्त कहाँ से किया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किसको मिलता है? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री, दूसरा अन्य मंत्री, जो भी कैबिनेट का जो अन्य मंत्री होते हैं उनका भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। चलिए उसके बाद तीसरा हम लोग देखेंगे राज्यपाल का नियुक्ति, राज्यपाल का नियुक्ति। उसके बाद चौथा हम लोग देखेंगे मुख्य निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग। उसके बाद पाँचवा वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष। उसके बाद छठा नंबर में देखेंगे एससी और एसटी जो आयोग है उस आयोग का अध्यक्ष। उसके बाद सातवां देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करते हैं। उसके बाद आठवां यूपीएससी का अध्यक्ष। नौवां महान्यायवादी, तो महान्यायवादी। फिर उसके बाद 10वां नंबर में देखेंगे लोकपाल। इन सभी पद को नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग का अध्यक्ष, एससी/एसटी आयोग का अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यूपीएससी के अध्यक्ष, महान्यायवादी और लोकपाल। और भी बहुत सारे पद हैं, लेकिन जो आपको ध्यान में हमको अभी आया उसको हम आपको यहाँ पे करवा दें, तो आप सभी एक जगह हो जाएगा। कुछ अगर और कभी नियुक्ति मिले तो आपको यहाँ पे ही मेंशन कर लेना है। आपको एक प्रॉपर कॉपी बनाना है और सब आपको मेंशन कर सकते हैं। ये सेट सॉल्यूशन आपको सिर्फ सेट सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि आपको एग्ज़ाम निकालने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलिए 57 नंबर आप देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया?
सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल को खोजा गया, वो समझने से पहले हम लोग एक एक करके इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हड़प्पा का खोज सबसे पहले हुआ था 1921 में, और एक खोज किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी, तो हड़प्पा का खोज कब हुआ, तो दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा के बाद हम लोग देखेंगे दूसरा जो 1922 में हुआ था वो मोहनजोदड़ो। कौन, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था आर.डी. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में। ये भी पाकिस्तान में है और वर्तमान के, और ये भी पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत और ये पंजाब। तो हड़प्पा हो गया और मोहनजोदड़ो हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कलीबंगा का खोज करने वाले जिनका नाम था वो बीवी लाल और बीके थापर। बीवी लाल और बीके थापर। और ये जो कलीबंगा है वो राजस्थान में पड़ता है। कहाँ, राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लोथल गुजरात में पड़ता है। कहाँ, गुजरात में पड़ता है। और लोथल का खोज किया गया था रंगनाथ राव के द्वारा। ये डेट ये सबको ध्यान में न रखना है, क्यों, फालतू लिखने से नहीं होता है। कितना बात आपको याद है उस बात पर एग्जाम निकलता है। लिखने के लिए तो कुछ भी लिखा जा सकता है। तो कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा हो गया। उसके बाद एक याद रखना, धौलावीरा भी गुजरात का ही स्थल है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यूनेस्को में 2021 में इसको शामिल कर दिया गया है। और इसका खोज किया गया था जेपी जोशी के द्वारा। किसके द्वारा, तो जेपी जोशी के द्वारा इसका खोज किया गया था। तो चलिए हम कुछ स्थल का नाम आपको करवा दें। अब इस प्रश्न के आसानी से जवाब दे सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया था। तो सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा। चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं 58 से देखते हैं। चलिए 58 में लिखा गया है कि ईस्वी सन 1809 में फारसी में, अब यानी पहला तो प्रश्न यही हो गया कि जो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किताब है वो किस भाषा में लिखा गया है, फारसी में। पहले तो आपको यही याद रखना है। एक कब प्रकाशन हुआ, तो 1809 में। और किसके द्वारा प्रकाशन किया गया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो चलिए अभी हम लोग राजा राम मोहन राय का चर्चा देख लेते हैं। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग अभी पूरा डिटेल देख लेंगे। अभी एक दयानंद सरस्वती का डिटेल जस्ट देख के आए हैं। अब राजा राम मोहन राय के द्वारा जो भी आएगा उसका डिटेल हम आपको अच्छे से करवाते चलेंगे। राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। इनके द्वारा बहुत सारा किताब का रचना किया गया। इनका प्रमुख रचना देख लेते हैं। पहले रचना में सबसे पहले तुहफत उल मुवादिन और एक किताब 1804 में लिखे थे। उसके बाद इनका एक किताब है वेदांत गाथा। एक और किताब याद रखिएगा, बंगाली व्याकरण। उसके बाद एक किताब को खुद याद रखिएगा, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। और एक कौन सा है, तो फारसी भाषा में। और एक किताब 1809 में। डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये 4 नाम इनको राजा राम मोहन जैसे ही आए तो इससे आपको समझ लेना है कि इनके 4 किताब हैं, तुहफत उल मुवादिन, वेदांत गाथा, बंगाली व्याकरण और गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। एक किताब आपको इनके नाम से ध्यान में रखना है। अब इनके द्वारा जो किया गया कुछ कार्य या कुछ स्थापना, तो सबसे पहले 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना करते हैं। आत्मीय सभा 1815 के बाद 1817 में हिंदू कॉलेज का स्थापना करते हैं। हिंदू कॉलेज 1817 के बाद आपको याद रखना है 1822 में करते हैं एंग्लो हिंदू कॉलेज। थोड़ा सा ये आप जो लिखते हैं उस पर नहीं जाइएगा, हम बहुत जल्दीबाजी में लिखते हैं, वरना आप राइटिंग भी हम ठीक से लिख सकते हैं।
तो थोड़ा मोड़ा जो गलत है शब्द में, प्रोनाउंसिएशन में, वो आप मैनेज करिएगा। आप शब्दों को, भावार्थ को समझ लीजिएगा, शब्द में कुछ नहीं रखा होता है। तो 1822 के बाद 1826 में राजा राम मोहन राय ने जूरी विधेयक का घोर विरोध किए थे। प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है कहीं ना कहीं एग्जाम में। तो जूरी विधेयक का विरोध किए थे। प्रश्न कैसे पूछता है कि राजा राम मोहन राय ने जूरी विधेयक का विरोध कब किए थे, 1826 में, या कभी कभी पूछ लेता है कि जूरी विधेयक कब का था, तो 1826 का, जिसका विरोध राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। उसके बाद 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया। ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया। तो राजा राम मोहन राय से कुछ रचना और उनके कुछ जो किए गए कार्यों में से महत्वपूर्ण था वो हम आपको करवा दिए। चलिए, तो इस प्रश्न का जवाब हम लोग देखते हैं। और लिखा है ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी, तो राजा राम मोहन राय। चलिए आगे आप देखते हैं। आगे है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, आराम शाह। चलिए अब इस प्रश्न का भी डिटेल देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का कहानी कैसे रहा, यानी दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश रहे। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में जो वंश हुआ उस वंश का नाम था गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद जो वंश हुआ उस वंश का नाम पड़ा खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद जो वंश है वो वंश का नाम है तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश के बाद लोधी वंश। तो सैयद वंश के बाद लोधी वंश। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। सभी का कार्यकाल याद रखेंगे। अभी 71वीं बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न आया था एकदम थोड़ा सा, जब भी हर राजा का कार्यकाल याद होना चाहिए था तभी वो प्रश्न बनता। तो 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का कार्यकाल रहा। खिलजी का रहा 1290 से लेके 1320 तक। तुगलक वंश का रहा 1320 से लेके 1414 तक। सैयद वंश का रहा 1414 से लेके 1451 तक। लोधी वंश का रहा 1451 से लेके 1526 तक। अब हम लोग गुलाम वंश के बारे में डिटेल देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके एक एक वंश देखेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में इतना सारा वंश है जिसका सबका कार्यकाल हम आपको करवा दिए। अब हम लोग गुलाम वंश के बारे में देखते हैं, क्योंकि प्रश्न गुलाम वंश से जो पूछा है उसका डिटेल अभी हुआ नहीं। तो गुलाम वंश के जो सबसे पहला राजा थे, जो संस्थापक राजा थे, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो राजा बना उसका नाम था आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह। और यही प्रश्न पूछा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था, तो आराम शाह एक अयोग्य राजा था, तो उतना दिन गद्दी पर नहीं बैठा। इसको तुरंत इल्तुतमिश जान मार देता है और इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। कौन गद्दी पर बैठता है, तो इल्तुतमिश के बाद जो गद्दी पर बैठता है उसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज के बाद गद्दी पर बैठता है रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान के बाद गद्दी पर बैठता है बहराम शाह के बाद बैठता है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद गद्दी पर बैठता है नसरुद्दीन। और नसरुद्दीन के बाद बलबन रक्त एवं लौह का अवलंबन किए थे। और बलबन के बाद अंतिम जो शासक हुआ उसका नाम था शमसुद्दीन कैमूर्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली सल्तनत के राजा। अभी से प्रश्न हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी तो आराम शाह। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 में क्या लिखा गया है, तो लिखा गया है कि इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि दिया गया। इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि
दिया गया। तो चलिए हम लोग मिडिवल हिस्ट्री में जो लगभग उपाधि थे वो सभी उपाधि का हम लोग सॉल्यूशन देखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखिएगा पादशाह। पादशाह का उपाधि किसको द्वारा दिया गया? पादशाह के बाद गाजी का उपाधि किसको मिला? जिसका आंसर है वो आप कमेंट कर सकते हैं। कलंदर का उपाधि किसको मिला? ऐसे हम आंसर लिखने वाले हैं। शेर खां को उपाधि किसको दिया गया? शेर खां। उसके बाद खान ए खाना। उसके बाद कंठाभरण वाणी विलासिनी। तो कंठाभरण वाणी विलासी का उपाधि किसको दिया गया? उसके बाद देखेंगे इंग्लिश खां को उपाधि किसे मिला? इंग्लिश खां का उपाधि किसे मिला? उसके बाद हम लोग देखेंगे जिंदा पीर का उपाधि किसको मिला? जिंदा पीर का उपाधि किसको मिला? तो चलिए शुरू करते हैं। पादशाह, गाजी और कलंदर ये तीनों का उपाधि बाबर का था, यानी पादशाह, गाजी और कलंदर किसको? तो बाबर को। शेर खां का उपाधि किसको मिला था? तो शेरशाह सूरी को मिला था, शेरशाह सूरी को। और शेरशाह सूरी को ये उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो बहार खां लोहानी के द्वारा दिया गया। तो बहार खां लोहानी। खान एक खाना को उपाधि किसको मिला? तो खान एक खाना को उपाधि बैरम खां को। किसको? बैरम खां। और दिए कौन थे? तो अकबर के द्वारा दिया गया था, अकबर के द्वारा। कंठभरण वाणी विलासिनी को उपाधि किसको मिला? तो तानसेन को मिला। किसके द्वारा दिया गया था? तो अकबर। देखो अकबर ये समझना कि दिया गया था, वो पोस्ट में करके लिख रहे हैं। इंग्लिश खां को उपाधि किसको मिला था? तो विलियम हॉकिंस को। और दिया कौन था? तो जहांगीर, जो कि जहांगीर के ही दरबार में आया था। तो विलियम हॉकिंस को उपाधि मिला था। फिर जिंदा पीर मिला था औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा पीर का उपाधि था। तो पादशाह, गाजी, कलंदर बाबर का। शेर खां हो गया खाने खाना बैरम खां को। कंठाभरण वाणी विलासिनी तानसेन। इंग्लिश खां विलियम हॉकिंस। और जिंदा पीर औरंगजेब। जिंदा पीर किसको? तो औरंगजेब को। अब इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। खाने खाना की उपाधि तो बैरम खां इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और एक एक करके गवर्नर जनरल भारतीय मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को कभी भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब भी एग्जाम हो तो ज़रूर इस चैप्टर को पढ़ें। पर जब भी कोई गवर्नर जनरल आएगा तो हम एक एक गवर्नर जनरल को लेकर डिटेल करते चलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक कहानी है किसका? तो 1857 के समय। तो 1857 के समय गवर्नर जनरल 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग का अगर आप कार्यकाल देखें तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल है 1856 से लेके 1862 तक। तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से लेके 1862 तक। अब लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इस जो टाइम पीरियड में जो भी इंपॉर्टेंट काम किया गया वो सभी हम इंपॉर्टेंट काम को देखते हैं। तो सबसे पहले 1856 देखेंगे कि 1856 में क्या किया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 1857। फिर 1857 के बाद हम लोग देखेंगे 1858 और फिर हम लोग देखेंगे 1861। इतना इंपॉर्टेंट जो डेट है। तो 1856 में कहा जाता है कि लॉर्ड कैनिंग ने पैतृक कानून यानी पैतृक कानून बनाया। पैतृक कानून एक कानून क्या था? तो एक कानून क्या था? वो एक कानून था कि अगर आप धर्म बदलते हैं धर्म बदलते हैं तो आपको जो पैतृक संपत्ति है धर्म बदलने पर पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं होंगे।
नहीं होंगे। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि बहुत सारे लोगों को ईसाई धर्म में बदलना चाह रहा था, तो धर्म बदलने पर पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं होगा। तो ये आप 1856 में शुरू किया गया था। 1857 में, एक तो 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ, वो इम्पोर्टेंट डेट याद रखना है। लेकिन 1857 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा महालेखा पद का शुरुआत किया गया। कौन सा पद? महालेखा पद का शुरुआत किया गया। और यही महालेखा पद आगे चल के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद बनता है। नियंत्रक एवं महालेखा जो अभी वर्तमान का पद है CAG का। फिर 1858 में मुग़ल सम्राट के जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। मुग़ल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। फिर 1861 में क्या हुआ? तो 1861 में कोलकाता, मद्रास और बम्बई, ये 3 जगह हाई कोर्ट का स्थापना हुआ। ये 3 जगह क्या हुआ? तो हाई कोर्ट का स्थापना हुआ। तो इतना बात आपको लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में घटित होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? इसमें जो सही सुमेलित है उसको चुनना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा गया है अकबर। तो अभी हम आपको बताए थे कि विलियम हॉकिंस अकबर नहीं बल्कि किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर। तभी ना जहांगीर के दरबार में आएगा, तभी तो जहांगीर ने इसको इंग्लिश खां का उपाधि दिया था। किसका उपाधि? इंग्लिश खां का उपाधि। अकबर के दरबार में कौन आया था? तो रॉल्फ फीच आया था। अब्दुल रज्जाक जहांगीर, ये गलत है। सही सुमेलित, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? सही खोजना है, तो ये भी गलत है इसका मतलब, यानी ये भी गलत। ऑप्शन ए भी, जहांगीर में अब्दुल रज्जाक गलत है। शाहजहां टॉमस रो गलत है। और औरंगजेब मनुची ये सही है। चलिए अब इससे संबंधित हम बहुत सारा प्रश्न को देखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि किसके काल में क्या क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विजयनगर साम्राज्य वाले देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे एनिसेंट हिस्ट्री, फिर देखेंगे मीडिएवल हिस्ट्री में जो आए, फिर मॉडर्न में जो आए हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, कुछ पुर्तगाली यात्री हुए। एक हुए नूनीज, एक हैं डोमिंग पयास, और एक हैं बारबोसा। ये तीनों यात्री पुर्तगाल के थे। कहाँ के थे? पुर्तगाल। ये तीनों यात्री पुर्तगाल के थे। और नूनीज किसके काल में आए? तो अच्युत देव राय के काल में आए। उसके बाद डोमिंग पयास किसके काल में आए? तो कृष्ण देव राय। और बारबोसा भी किसके दरबार में आए? तो कृष्ण देव राय। तो ये कुछ पुर्तगाली यात्री हो गए, तीनों का तीनों पुर्तगाली यात्री थे। किसके दरबार में आए वो आपको पता चल गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक यात्री हुए अब्दुल रज्जाक। इसमें से देखिए अब्दुल रज्जाक कहाँ के रहने वाले थे? तो ये फारस के यात्री थे। और एक इनके दरबार में आए तो अब्दुल रज्जाक आए थे देव राय द्वितीय के दरबार में। और एक यात्री और है, उनका नाम है, नूनीज हो गया, डोमिंग पयास, बारबोसा, अब्दुल रज्जाक। एक है निकोलस कांटी, निकोलो कांटी। और एक कहाँ के थे? तो इटली। और एक किसके दरबार में आए थे? तो देवराय प्रथम के दरबार में। चलिए, तो ये हो गए कुछ एनिसेंट यानी विजयनगर साम्राज्य के काल में जो आने वाले यात्री थे वो। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ और यात्री जो मतलब कि मीडिएवल हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। एक एक करके उनका भी लिस्ट हम लोग बना लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप ऐसे लिख लो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार आए थे। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेगास्थनीज के बाद एक हुए फाहियान किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। फाहियान के बाद याद रखना हेनसांग। ऐसे कुछ आपको याद भी होगा। हेनसांग किसके दरबार में आए थे?
तो हर्षवर्धन के दरबार में कौन आए थे? हेनसंग। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है इबन बतूता तो किसके दरबार में आए थे? तो MBT के दरबार में आए थे। उसके बाद मार्को पोलो किसके दरबार में आए थे? मार्को पोलो आए थे पांड साम्राज्य के टाइम में मार्को पोलो आए थे। उसके बाद आपको कुछ अभी जो मिडिवल हिस्ट्री के समय आए थे वो देख लेते हैं, और उनका नाम था मार्को पोलो के बाद थोड़ा सा कट हो गया है। चलिए, विलियम हॉकिंस। उसके बाद हम लोग देखेंगे विलियम हॉकिंस। और विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया था? तो अभी हम आपको बताए थे जहांगीर, और इसी को इंग्लिश खां को उपाधि दिया गया था। उसके बाद टॉमस रो किसके दरबार में आए थे? तो ये भी जहांगीर के ही दरबार में आया था। उसके बाद याद रखिएगा पीटर मुंडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटर मुंडी ये यात्री था इटली का। ये यात्री कहाँ का था? इटली का। और ये शाहजहाँ के दरबार में आया। और उसके बाद याद रखिएगा वर्नियर ये फ्रांस के यात्री था। कहाँ का? फ्रांस का था। और एक किसके दरबार में आया? तो औरंगजेब के दरबार में आया। और एक यात्री और यात्री का ट्रेविनियर ये भी फ्रांस के ही थे। तो ट्रेविनियर और एक किसके दरबार में आए थे? तो शाहजहाँ प्लस औरंगजेब, ये दोनों के दरबार में औरंगजेब। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत सारे यात्री हम आपको करवा दिए, कुछ एनिसेंट का, कुछ मिडिएवल का, कुछ विजयनगर साम्राज्य का। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, राजा राममोहन राय द्वारा चलाए गए सुधार आंदोलन था। तो अभी हम राजा राममोहन राय के द्वारा डिटेल पूरा देख रहे थे। तो राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज 1828 में। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर ये हो गया। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो कोटोपैक्सी जो पर्वतीय चोटी है वो इक्वाडोर में है। कहाँ? इक्वाडोर में। अगर आपको देखना है कुछ महत्वपूर्ण पर्वत कुछ महत्वपूर्ण पर्वत देख लेते हैं, और ऐसे इसको देखना होगा। पर्वत तो याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है हर देश का, लेकिन हम लोग अभी तत्काल में यहाँ देख लेते हैं सभी महादेश। जैसे एशिया महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? एशिया महादेश के बाद हम लोग देख लेंगे अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत। फिर अफ्रीका का हम लोग देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका। फिर अंटार्कटिका के बाद हम लोग देख लेंगे यूरोप के बाद हम लोग देख लेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो इन सभी जो महादेश है, इस सभी महादेश का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? जो कि फिर धीरे धीरे देश पर आएंगे। तो एशिया का सबसे जो ऊंचा चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट सबको पता है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा चोटी है जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। अमेरिका का हो जाएगा माउंट डेनाली। साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी है ओजस डेल सलाडो। और ओजस डेल सलाडो के बारे में एक फैक्ट आप याद रखिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, जो अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर है। तो एक तो दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है, चोटी है। अंटार्कटिका का हो जाएगा माउंट विंसन मैसिव। तो माउंट विंसन मैसिव। यूरोप का कौन हो जाएगा? तो माउंट एलब्रूस। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा माउंट कोसिस्को।
माउंट कोसिस्को। तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका सभी का आप ऊंचाई चोटी एक एक बार देख लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कोटोपैक्सी। तो ये इक्वाडोर में है। ऐसे इस प्रश्न के रिलेटेड ये सॉल्यूशन नहीं रहा, क्योंकि ये तो देश का पर्वत है। तो इक्वाडोर ये हम लोग महादेश के अकॉर्डिंग हम आपको सॉल्यूशन करवा दिए हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। पुस्ताज घास का मैदान कहाँ है? तो हंगरी में। ऐसे बहुत सारे घास के मैदान हैं, पर अभी हम लोग छोड़ते हैं इसको। पुस्ताज घास का मैदान हंगरी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। मध्यरात्रि का देश नॉर्वे को कहा जाता है। हजार झीलों का देश फिनलैंड है। और वज्र की भूमि भूपान है। तो जो आंसर है आप इसको देख लीजिएगा। चलिए, आकरा किसकी राजधानी है? घाना की। राजधानी आपको कहीं भी लिखा मिल जाएगा, तो जिस बुक में आप कहीं भी बुक में या नेट से आप उसको एक जगह करके सारा याद कर लेना है। राजधानी से प्रश्न बिहार सीजीएल में और एडीओ दोनों में आने का चांस रहेगा। बिहार सीजीएल के तो हर बार में आया है। तो राजधानी सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरता है? तो चलिए भारतीय मानक समय रेखा के बारे में देख लेते हैं। जो भारतीय मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा, तो भारतीय मानक समय रेखा को 82 डिग्री बोलते हैं। 82 डिग्री हम लोग ईस्ट बोलते हैं। 82 डिग्री ईस्ट। और इसमें भारत के 5 राज्य, कितने राज्य? 5 राज्य हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूपी के बाद हम लोग यूपी के बाद हम लोग देखेंगे एमपी के बाद छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और एक है कौन? आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य भारतीय मानक समय रेखा पर है। 1 2 3 4 5। तो इनमें कौन नहीं है? तो तेलंगाना भारतीय मानक समय रेखा पर नहीं है। तेलंगाना भारतीय मानक समय रेखा पर नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। आइए बहुत सारा हम लोग ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले आया प्रस्तावना। तो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से, यानी अमेरिका से, यूएसए से। अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया था, तो प्रस्तावना का भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद हम लोग देखेंगे राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा। अवशिष्ट शक्ति कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से ही लिया गया। अवशिष्ट शक्ति पूरा लिख देते हैं। अवशिष्ट शक्ति, राज्यपाल का पद अवशिष्ट शक्ति कनाडा से लिया गया। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे मौलिक कर्तव्य और आर्थिक नियोजन। ये कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य और आर्थिक नियोजन रूस से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र और राज्य में संबंध कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र संबंध ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। विधि का संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। और विधि निर्माण प्रक्रिया ये लिया गया है ब्रिटेन, यानी यूके से, ब्रिटेन से। उसके बाद लिखा गया है एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता भी लिया गया यूके से। संसदीय व्यवस्था ये कहाँ से लिया गया है? तो यूके से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था यूके से लिया गया है। तो चलिए जो एक बार में हमको नज़र में आया सारा हम आपको लिखवा दिए। फिर गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था तो ये लिया गया है फ्रांस से लिया गया। बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? भाईचारा बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से ही लिया गया है। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण
अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद राज्यसभा का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। फिर उसके बाद राज्यसभा में जो 12 लोग को मनोनीत किया जाता है, मनोनीत ये लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। DPSP कहाँ से लिया गया है, तो वो भी आयरलैंड से लिया गया है। तो चलिए इतना हम आपको एक साथ लिखवा दिए। आगे देखते हैं, लिखा गया है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार ने कौन से चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, तो 1833 के चार्टर एक्ट। एक चार्टर एक्ट आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, कभी इसका डिटेल सॉल्यूशन देंगे पूरा एक्ट के बारे में। चलिए अब हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में किसकी खेती जायद के मौसम में होती है। तो चलिए सभी फसल के बारे में देख लेते हैं। एक होता है रबी फसल जो ठंडा के समय में बोया जाता है, रबी फसल। उसके बाद एक है खरीफ फसल, जनरली गर्मी में इसको बोया जाता है। एक है जायद, ये भी गर्मी में ही बोया जाता है लेकिन थोड़ा सा मंथ अलग होता है। रबी फसल में कौन कौन आता है, तो रबी फसल में हम आप देखेंगे कि जौ, गेहूँ, मटर, सरसों, आलू, और भी याद रखना है राई भी होता है। खरीफ फसल में कौन होगा, तो धान, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मक्का। जायद फसल में वो खीरा, ककड़ी, तरबूजा, ऐसे रख लो, खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा इत्यादि। तो अब हम लोग देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में किसकी खेती जायद मौसम में की जाती है, तो खीरा का भी, खरबूजा, तरबूजा सबका उपयुक्त, डी इज राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, लिखा है महासागरीय परपट्टी में मुख्य खनिज का घटक कौन है, मुख्य खनिज का, तो महासागरीय परपट्टी में मुख्य खनिज का घटक है सिलिका। कुछ यहाँ से भी देख लेते हैं, हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तब हीलियम है। उसके बाद तारा में अगर आपसे पूछें तो भी हाइड्रोजन है, तब हीलियम है, तारा ब्रह्मांड तारा हो गया। उसके बाद अगर आपसे सूरज पूछे तो भी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है, तो ब्रह्मांड तारा सूरज। उसके बाद हम लोग देखेंगे वायुमंडल, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद आर्गन है, और आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ब्रह्मांड तारा सूरज वायुमंडल हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेंगे मानव में अगर आपसे यौगिक में पूछे तो सबसे ज़्यादा क्या है, H2O यानी जल है। और मानव में सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे तत्व में तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद कार्बन है, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन। तो मानव में आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे, चलिए तो ब्रह्मांड तारा सूरज वायुमंडल हो गया। इसके बाद रख लेंगे भूपरपट्टी में सबसे ज़्यादा क्या है, तो Ca इसका ट्रिक है, तो A से ऑक्सीजन, C से सिलिकॉन और A से एल्युमिनियम। तो भूपरपट्टी में ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर पूरे भूपटल में बोले, पूरे भूमि में, पूरे भूभाग में, तो पूरे भूभाग में सबसे ज़्यादा लोहा है। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। ब्रह्मांड हो गया तारा, सूरज, वायुमंडल, मानव में सबसे ज़्यादा यौगिक में क्या है, भूपरपट्टी में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, भूभाग में सबसे ज़्यादा लोहा। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिलिका और मैग्नीशियम। लिखा है एंगस मेंडिस की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिक्स। तो पहले तो ये किताब याद रखना कि दी वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिक्स किताब का लेखक कौन है, तो एंगस मेंडिस। और इसके अनुसार प्राचीन काल में भारत का GDP कितना रहा था, तो 32% रहा था। कौटिल्य किस स्थान के राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे, तो ये थे तक्षशिला। इनमें कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज हो सकता है, तो साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज हो सकता है, एक कार्ल मार्क्स का विचार था। नाटो का सदस्य कौन कौन है, तो डेनमार्क भी है, बेल्जियम भी है, कनाडा भी है, उपयुक्त में से सभी, डी इज राइट आंसर। अब नाटो के बारे में देख लेते हैं। NA नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1949 में हुआ है। वर्तमान में इसमें 32 देश हैं और 32वां नंबर का देश है, उसका नाम है
स्वीडन। और 31 नंबर का जो देश है, 31 नंबर का देश है जिसका नाम है फिनलैंड। तो ये आपको ध्यान में रखना है नाटो के बारे में। उसके बाद हम लोग देख लेंगे मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का रीट जारी करता है। तो आपको पता है, हम प्रश्न पढ़ते समय भी आंसर जवाब दे दिए कि मौलिक अधिकार के लिए न्यायालय ने रीट जारी करता है। क्या जारी करता है? रीट। सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत। अब हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से लिया गया है? भारत के संविधान में, तो यूएसए से लिया गया है। और इसके बारे में कहा जाता है ये भाग 3 में है। क्या है? भाग 3 में। इसको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा कौन है? तो मौलिक अधिकार। कभी कभी जानबूझ के बोलेगा कि हमारे संविधान के कौन से भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। मौलिक अधिकार के लिए रीट का व्यवस्था क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत। उसके बाद मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है? यानी संरक्षक बोलिए, रक्षक बोलिए। मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है? निलंबन कौन कर सकता है? तो चलिए तीनों देख लेते हैं। मौलिक अधिकार का संरक्षक या रक्षक बोले तो सुप्रीम कोर्ट होता है। मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है कौन? तो संसद। कौन? संसद के द्वारा लगाया जा सकता है। और मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकार का निलंबन किया जाता है। मौलिक अधिकार बाध्य योग है। क्या है? बाध्य योग। ये भी आपको याद रखना है, मौलिक अधिकार बाध्य योग है। और वैसे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों के है, केवल भारतीयों को जो मौलिक अधिकार है उसमें है अनुच्छेद 15 के बाद अनुच्छेद 16 के बाद 19 और 19 के बाद 29 और 29 के बाद 30। तो ये सभी मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को दिया गया है। विदेश के नागरिकों को ये मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है। तो चलिए, मौलिक अधिकार से इतना बात अगर आपको याद रहता है तो काम बन सकता है। ऐसे बहुत बड़ा टॉपिक है, पर जो आपको ध्यान में रखना है वो हम आपको बताएं। चलिए आगे देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू के अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम। अब चलिए हम इस प्रश्न का भी जवाब ढूंढ लेते हैं, क्योंकि डिटेल जानना जरूरी है जवाहरलाल नेहरू के अस्थायी श्रम सरकार में। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे ये जो अस्थायी जो सरकार बना था वो कब का था? तो 1946 का अस्थायी सरकार। इसमें जो प्रमुख मंत्रालय हैं उन सभी मंत्रालय, जैसे में गृह मंत्रालय, सूचना व प्रसारण, सूचना व प्रसारण मंत्रालय। उसके बाद देख लेंगे रक्षा मंत्रालय के बाद हम लोग देखेंगे उद्योग व आपूर्ति मंत्रालय देखेंगे। उसके बाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। उसके बाद हम लोग देख लेंगे रेलवे देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेंगे श्रम मंत्रालय। चलिए, तो गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री कौन थे? तो और ये अस्थायी सरकार वाले याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल नहीं है, बल्कि अस्थायी सरकार जो 1946 में बना था। रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह। तो रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन हो गए? बलदेव सिंह। उद्योग एवं आपूर्ति, तो उद्योग एवं आपूर्ति गए थे जॉन मथई। खाद्य एवं कृषि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेलवे मंत्री तो आसिफ अली। रेलवे मंत्री आसिफ अली। श्रम मंत्री तो जगजीवन राम। तो रेलवे मंत्री कौन बने? जगजीवन राम। एक और याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन बने थे? तो सी राज गोपालाचारी।
सी राजगोपालाचारी। तो चलिए हम आपको 1946 में बने अस्थायी सरकार के बारे में जो मंत्रालय सब दिया गया था वो आपको बशर्ते अब आपको ध्यान में रखना है कितना बात आपको याद रखते हैं। एक जो सेट सॉल्यूशन हम दे रहे हैं ये सॉल्यूशन इतना आसानी से भी याद नहीं होगा, आपको 2 से 3 दिन टाइम लग जाएगा याद करने में। और अगर आप ऐसे सेट सॉल्यूशन याद करते चलते हैं तो बहुत जल्दी जीके में सुधार आ जाएगा। चलिए 79 है, निम्नलिखित में कौन सा बुनियादी मूल सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो ये स्वतंत्रता व समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों का संरक्षण और सार्वभौम वैश्विक मताधिकार। तो ये सभी यानी डी इज राइट आंसर। लिखा है किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो पंडित दीनदयाल यानी दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा किया गया था। फिर से वही प्रश्न आ गया 1946 वाला ही। तो अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन सा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। तो खाद्य एवं कृषि इज राइट आंसर। मगध व अंग का मैदान किसके हिस्से में आया था? तो ये मगध और अंग का जो मैदान है वो मध्य गंगा वाला मैदान में आएगा। नेशनल कॉलेज बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो कॉलेज है वो महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1921 में। शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा। बनाया नहीं, शिलान्यास महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और 1921 में शिलान्यास हुआ था। तो ये हो जाएगा सी इज राइट आंसर। लिखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत लाया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 और इसी के तुरंत बाद 26 जनवरी 1930 में पहली बार झंडा फहराया गया था। चलिए जलप्रपात व नदी। तो जो श्रावती नदी पर है सही है। कपिलधारा गलत है, ये कपिलधारा नर्मदा नदी पर है। धुआंधार भी नर्मदा नदी पर, तो ये भी गलत है। तो कौन गलत है? सही सुमेलित नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। चलिए कुछ जलप्रपात देख लेंगे। जैसे ये आया है कपिल धारा। तो कपिल धारा कौन से नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। एक है धुआंधार जलप्रपात कौन से नदी पर है? तो ये भी नर्मदा नदी पर है। एक याद रखिएगा जोग या गरसोपा, तो ये है शरावती नदी पर। एक याद रखिएगा शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर है। एक है पुंची कल जलप्रपात, ये बराही नदी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट, बराही नदी पर है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। 455 मीटर है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अब एक आपको प्रश्न है जो कमेंट बॉक्स में बताना है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किसको कहा जाता है? और भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात का नाम से मतलब नियाग्रा जलप्रपात का संज्ञा दी जाता है? तो ये जलप्रपात का नाम आपको बताना है। ये जलप्रपात हम आपको बताते हैं, ये जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। बाकी नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है और भारत में किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना, मतलब नियाग्रा जलप्रपात का संज्ञा दिया जाता है। चलिए तो ये आपको ध्यान में रखना है। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, कहाँ स्थित है? तो असम में है। और माजुली को जिला का भी दर्जा दे दिया गया था, ये 2016 में इनको जिला का दर्जा मिला है माजुली को, ऐसे असम में है। भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, लखनऊ में। निम्न में अजातशत्रु किस वंश का था? तो अजातशत्रु हर्यक वंश का था। कश्मीर घाटी और कांगड़ एवं कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो कश्मीर घाटी, कांगड़ एवं कुल्लू घाटी ये मध्य हिमालय और लघु हिमालय में स्थित है। चलिए कुछ प्रश्न का ही आंसर छोड़े हैं, बाकी सबका डिटेल देखो। ये प्रश्न दिया हुआ है, शीतकालीन फसल भारत को किस नाम से जाना जाता है शीतकालीन में? तो रबी फसल जाना जाता है। अब यहाँ से जो प्रश्न है वो बिहार स्पेशल का प्रश्न होगा। तो चलिए लिखा है पृथक मिथिला राज्य की मांग का भौगोलिक आधार मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र की विशिष्ट संस्कृति, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान पर आधारित है? तो ये गंगा नदी के उत्तर में है और गंडक और महानदी नदियों के बीच के मैदानी वाले क्षेत्र है, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब सीधा मिथिला क्षेत्र का जो स्थिति है उसके बारे में आंसर खोजना था। तो गंगा नदी के तो उत्तर में ही है, जाहिर सी बात है। नालंदा जिले में स्थित तेल्हारा पुरातात्विक स्थल, तो सबसे पहले याद रखना है कि तेल्हारा पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो नालंदा जिला में। ये जहाँ प्राचीन बौद्ध महाविहार मिला है, ये किस नदी से है? तो ये सकरी नदी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बिहार की नवीनतम औद्योगिक लॉजिस्टिक नीति के तहत राज्य मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए कौन सा स्थान रणनीतिक रूप से सबसे उपयुक्त है?
तो इनमें से सभी डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। बैरेला झील सलीम अली जुबा सहानी पक्षी अभयारण्य, जिसे स्थानीय रूप में बरैला ताल भी कहा जाता है, बिहार के किस जिले में है? तो वैशाली जिले में है। बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के क्रम में राज्य के पहले तैरते हुए सौर संयंत्र किन जिलों में है? तो सबसे तैरते संयंत्र है दरभंगा में, तो दरभंगा और सुपौल इज राइट आंसर। बिहार के मैदानी इलाकों में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होने का प्राथमिक भौगोलिक कारण क्या है? क्योंकि जो मिट्टी है उपजाऊ है, तो गहन कृषि के कारण जो मिट्टी है उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी के कारण। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने किस विशिष्ट मांग को लेकर नंगी हड़ताल किया था? तो इनको देसी कपड़ा यानी स्वदेशी निर्मित कपड़ा को उपयोग में लाना था, जो नहीं मिल रहा था, तो इसी को लेकर यानी स्वदेशी निर्मित धोती व लंगोट की आपूर्ति को लेकर, तो सी इज राइट आंसर। 1939 में सारण जिले के अंबारी में किसान सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए, देखो सारण जिला बोल दिया है, तो सारण जिला में किसान सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए किस प्रख्यात विज्ञान और स्वतंत्रता सेनानी को एक जमींदार एजेंट द्वारा बेरहमी से पीटा गया? तो सारण जिला में एक किसान आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे राहुल संक्रियतान। बंगाल विभाजन का विरोध 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा के नेतृत्व में रक्षा बंधन समारोह मनाया गया, जो बिहार में स्वदेशी आंदोलन के प्रसार का प्रतीक था। तो सतीश चंद्र प्रकाश। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बंगाल विभाजन वाला, बंगाल विभाजन से आपको कुछ डेट आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले 6 जुलाई 1905, 6 जुलाई के बाद 19 या 20 जुलाई 1905, फिर उसके बाद है 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त के बाद फिर 16 अक्टूबर 1905। इतना डेट आपको बंगाल विभाजन से तो टिप्स पे होना चाहिए। बंगाल विभाजन का घोषणा का प्रस्ताव लाया गया था। इस समय घोषणा हो गया, घोषणा हुआ 7 अक्टूबर को जब घोषणा हुआ तो इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया भारतीयों के द्वारा। फिर 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन को लागू किया गया। बंगाल विभाजन को क्या किया गया? बंगाल विभाजन को लागू किया गया। और जब ये लागू किया गया तो बिहार में कहीं कहीं शोक दिवस और राखी दिवस के रूप में मनाया गया। राखी दिवस कहाँ मनाया गया था? तो बिहार के दरभंगा में सतीश चंद्र चक्रवर्ती के द्वारा शोक दिवस मनाया गया था। तो 16 अक्टूबर 1905 स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल सीट से शुरू हुआ था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा ने किस वार्षिक अधिवेशन में औपचारिक रूप से जमींदारी प्रथा हटाओ का प्रस्ताव अपनाया, जो उसके एजेंडे से एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक हुआ? तो 1935। अब चला थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं बिहार किसान सभा। सबसे पहले कैसे मैंने किसान सभा के बारे में बिहार से लेके कैसे ये देश में फैलता है उसका चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछे कि बिहार किसान सभा का शुरुआत कहाँ से माना जाता है? बिहार किसान सभा, तो बिहार किसान सभा का जो सबसे पहले शुरुआत वो मधुबनी से हुआ था, मधुबनी। और इस समय कौन थे? तो स्वामी विद्यानंद, पहला पॉइंट आपको याद रखना है बिहार किसान सभा। उसके बाद आगे आपको ध्यान में रखना है 1920 का कहानी बिहार किसान सभा से रिलेटेड है। और 1920 में जो बिहार किसान सभा है यानी किसान सभा, तो 1920 की किसान सभा का जो अध्यक्ष ये भी प्रश्न पूछा है, शाह गफूर। फिर उसके बाद आपको 1922 का भी अध्यक्ष का नाम याद रखना है। तो 1922 में किसान सभा का जो अध्यक्ष थे उनको श्री कृष्ण सिंह और कौन बने थे? मोहम्मद जुबैर। फिर 1922 के बाद आपको ध्यान में रखना है 1929। अब ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट डेट यही है जिसमें बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना हुआ। क्योंकि बिहार किसान सभा पहले तो चला था, लेकिन एकदम एक तरह से देखा जाए तो विस्तृत रूप में बिहार प्रांतीय किसान सभा, तो 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना हुआ।
जिसका उद्देश्य भी था जमींदारी प्रथा को हटाना, और 1929 में शुरुआत हुआ था। और कहाँ से शुरुआत हुआ था, तो सोनपुर से। इसी का 1935 के अधिवेशन जो हाजीपुर में, कहाँ था, हाजीपुर में, जिसमें जमींदारी हटाने का बात कहा गया था, जमींदारी हटाने का बात कहा गया था। और बिहार प्रांत किसान सभा आंदोलन का जो शुरुआत करने वाले थे, उस व्यक्ति का नाम था स्वामी सहजानंद स्वामी सहजानंद। और स्वामी सहजानंद के द्वारा एक नोट आप याद रखना कि 1937 में बकाकस आंदोलन चलाया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है 1937 में। उसके बाद किसान आंदोलन से याद रखना 1929 के बाद 1936 में एक किसान आंदोलन और विस्तृत हो जाता है, और इसको हम लोग अखिल भारतीय किसान सभा कहा दिया जाता है, अखिल भारतीय किसान सभा। तो अखिल भारतीय किसान सभा का भी अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी स्वामी सहजानंद थे। और इसका जो सचिव थे वो थे एनजी रंगा। अखिल भारतीय किसान सभा का जो हेडक्वार्टर था वो लखनऊ में था। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, आज का सॉल्यूशन हम आपके समाप्त होता है। 100 का सी आंसर है। तो जिनको भी ये सॉल्यूशन अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।